जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्राम प्रधान के जो मिले अधिकार है उसके बारे में। यानी ग्राम प्रधान अपने गांव के लिए क्या कर सकता है, ग्राम प्रधान के पास कितना पावर होता है। जी दोस्तों, आज के समय में जो उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान है वो बहुत कुछ अपने गांव के लिए कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, ग्राम प्रधान अपने गांव को बहुत कुछ कर सकता है, बशर्ते अगर वह शिक्षित है, जागरूक है और सबसे बड़ी बात कि वह गांव के लिए समर्पित है। यानी कि गांव को अपना एक मॉडल गांव बनाना चाहता है तो वो संभव है, एक ग्राम प्रधान कर सकता है अपने गांव के लिए। राज्य सरकार उसको इतना ज़्यादा पैसा देती है और इतना ज़्यादा अधिकार भी देते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ग्राम प्रधान के क्या अधिकार होते हैं, वो अपने गांव के लिए क्या क्या कर सकता है, पंचायती राज अधिनियम में उसे कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं और वो किस तरह से अपने गाँव के लिए बहुत कुछ कर सकता है। तो ग्राम प्रधान को जो अधिकार मिले हैं उसको समझने के लिए पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे है। सबसे पहले अगर देख लिया जाए तो एक सांसद होता है, यानी कि संसद द्वारा सांसद बनता है और हमारे राज्य सरकार उसमें विधायक होते हैं। विधायक यानी कि देश के लिए सांसद होते हैं, राज्य के लिए एक विधायक होते हैं। यानी कि राज्य के जो भी नियम और जो कानून बनते हैं वो विधायक द्वारा बनते हैं। अगर विधायक हमारे जो क्षेत्र के विधायक है अगर वो सही है तो वह विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए बहुत कुछ कर सकता है, जैसे कि सांसद अपने संसदीय क्षेत्र के लिए कर सकता है। ठीक उसी तरह से जो हमारी ग्राम प्रधान है, जो हमारे ग्राम प्रधान जो कि ग्राम का पहला व्यक्ति होता है और गांव का सर्वे सर्वा होता है, तो वो अगर चाहते तो अपने गांव के लिए बहुत कुछ कर सकता है। ग्रामीण में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है उसमें अगर देखा जाए तो होता है एक जिला पंचायत, एक होता है क्षेत्र पंचायत, उसी तरह से होता है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत तो ये तीन क्रम बने हुए हैं। अगर केंद्र सरकार अगर कोई बजट आवंटित करती है या फिर अगर राज्य सरकार कोई बजट आवंटित करती है गांव के लिए, गांवों के विकास के लिए, तो सबसे पहले जो राज्य पंचायती विभाग है उसके पास आता है। जो राज्य का पंचायती विभाग है उसके पास आता है। यानी कि राज्य सरकार कोई भी अगर बजट पास करेगी, कोई भी अगर कोई गांव के लिए या फिर क्षेत्र के लिए, कुल मिला के कहा जाए तो जो पंचायती राज व्यवस्था के लिए अगर कोई वो व्यवस्था करते हैं या फिर कोई योजना बनाती है तो उसका सबसे पहले जो धन आवंटन होगा तो वो पंचायती राज विभाग में होगा। जो भी जिस राज्य के पंचायती राज विभाग हो तो उस तरह से वो पंचायती राज विभाग में आता है। उसके बाद पंचायती राज विभाग जो होता है वो जिले में धन को आवंटित करता है। तो जिले में जब धन आ जाता है, जिले में जो केंद्र का जो अनुदान होता है या राज्य का जो अनुदान होता है वो आ जाता है, तो सबसे पहले आता है जिला पंचायत अध्यक्ष के पास। यानी कि जो जिला पंचायत होता है, जो कि हर जिले में बहुत सारे जिले पंचायत सदस्य होते हैं, जो कि अगर गाजीपुर में हमारा जो गाजीपुर जिला है तो उसमें देखा जाए तो 67 जिला पंचायत सदस्य है। तो 67 जिला पंचायत सदस्य जिनका जो चुनाव होता है वो डायरेक्ट होता है, यानी कि जो प्रत्यक्ष रूप से होता है। यानी कि उनको जो वोटर होते हैं अपने वोट के द्वारा उनको चुनते हैं, उनका चुनाव हो जाता है। तो वो इनडायरेक्टली यानी कि आपस में जितने भी जो जिला पंचायत सदस्य हैं, यानी कि गाजीपुर में 67 है तो 67 में से कोई एक व्यक्ति जिला पंचायत का अध्यक्ष बनता है। बहुत सारे उसमें उम्मीदवार होते हैं, तो उन उम्मीदवारों में से जो व्यक्ति विजयी होता है तो वो जिला पंचायत अध्यक्ष बनता है। तो जिला पंचायत अध्यक्ष जो होता है वो उस पूरे फंड को अपना जो उसका समिति होता है, जैसे कि जो ग्राम पंचायत में 6 समितियां होती है, क्षेत्र पंचायत में भी वही 6 समितियां होती है और जिला पंचायत में भी वो 6 समितियां होती हैं। तो जो 6 समितियां है तो उसमें एक होता है विकास एवं नियोजन समिति। तो जो विकास एवं नियोजन समिति जो होती है उसके पास वो पैसा आता है और उसी पैसे को किस तरह से क्षेत्रों में डिवाइड किया जाए, यानी कि जो क्षेत्र है यानी कि जो ब्लॉक होते हैं, क्योंकि जो क्षेत्र पंचायत के जो सदस्य होते हैं वो अपने क्षेत्र पंचायत का सदस्य जो होता है वो तो वोटर द्वारा चुने जाते हैं। जो आम जो मतदाता हैं, जैसे कि हम लोग जो वोटर हैं तो वो हम चुनते हैं बीडीसी का मतलब क्षेत्र पंचायत सदस्य को, और अपने में से वो इनडायरेक्टली किसी एक व्यक्ति को वो अध्यक्ष चुनते हैं। उसी में से उपाध्यक्ष का भी चुनाव होता है। तो जो अध्यक्ष होता है वो ब्लॉक प्रमुख होता है, यानी कि जो ब्लॉक होता है जो कि जिले का एक हिस्सा होता है, तो वो ब्लॉक जो होता है वहाँ से ब्लॉक प्रमुख एक चुना जाता है और फिर जो जिला पंचायत अध्यक्ष जो धन आवंटित करता है वो आता है ब्लॉक में, यानी कि जो क्षेत्र पंचायत है उसमें आता है। और फिर क्षेत्र पंचायत में जो क्षेत्र पंचायत का जो प्रमुख होता है यानी कि जो ब्लॉक प्रमुख होता है वो अपने जो क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत जितने भी गाँव आते हैं, यानी कि मान के चलिए कि जो ब्लॉक होता है, ब्लॉक में जितने भी गाँव आते हैं
उन गांवों को फिर धन आवंटित करते हैं उनके जनसंख्या के हिसाब से। यानी कि जो गांव जितना बड़ा होता है, छोटा होता है, तो जो जितना बड़ा होता है उसको उतना ज़्यादा धन दिया जाता है, जो छोटा होता है उसको थोड़ा कम धन दिया जाता है। भाई जाहिर सी बात है, जहाँ पे ज़्यादा लोग होंगे उनको ज़्यादा आवास की जरूरत होगी, पेंशन की जरूरत होगी, उनको और भी जो सरकार की तरफ से योजना है उनको ज़्यादा जरूरत होगी। ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा जरूरतें होंगी, तो उनको ज़्यादा धन आवंटित किया जाता है। तो धन का आवंटन जो होता है तो वो 3 स्टेप द्वारा होता है। पहला स्टेप होता है जिला पंचायत पे, दूसरा होता है क्षेत्र पंचायत पे, और तीसरा होता है ग्राम पंचायत। तो जब ग्राम पंचायत में जब धन आ जाता है तो प्रधान का एक खाता होता है जो कि ज्वाइंट खाता होता है, जो कि ग्राम प्रधान उसका एक होता है, और दूसरा जो होता है उस ग्राम पंचायत का जो वीडियो होता है, यानी कि जो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, जो ग्राम विकास अधिकारी होता है, वो दोनों के संयुक्त रूप से एक खाता बनता है, जिसमें कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जितने भी धन आते हैं वो उसमें शामिल होते हैं, और उसी के आधार पर जो धन आते हैं तो गांव की जो योजनाएं हैं वो तैयार होती है कि गांव में कौन कौन से काम करने हैं। तो जिस काम करने के लिए जो मद आता है, यानी कि जो सरकारें उनको धन आवंटित करती है, तो उसके अनुसार काम होता है। तो अगर ग्राम प्रधान चाहें तो अपने गांव के लिए बहुत कुछ कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर पंचायती राज अधिनियम में देखा जाए तो उसको 29 विषय प्राप्त है, यानी कि वह 29 विषय में काम कर सकता है। यानी कि 29 ऐसे विषय है जिस पे उसको अधिकार है कि वो कार्य कर सकता है। जब 73वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके बाद ही ग्राम पंचायतों को संवैधानिक रूप से दर्जा दिया गया, तो 73वां संविधान संशोधन जो कि उत्तर प्रदेश में 22 अप्रैल 1994 से लागू हुआ। जैसे कि हमारे पूरे भारत में 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल 1993 को यह लागू हुआ था पूरे देश में। लेकिन पंचायत राज अधिनियम एक राज्य सरकार की तरफ से पारित हुआ और वो 24 अप्रैल 1994 से पूरे यूपी में लागू हुआ। तो उस अधिनियम में इनको 29 विषय पे काम करने का अधिकार है। लेकिन अगर ये चाहें तो 29 विषय बहुत बड़े विषय हैं। अगर 29 विषय को अगर देखा जाए तो इसमें इनको मिलता है अपने गांव में काम करने के लिए, ये सड़क पर काम कर सकते हैं, यानी कि जो सड़कें हैं गाँव के उनको सही कर सकते हैं, नालियों की व्यवस्था कर सकते हैं, यानी कि जल निकासी के साथ ही साथ अगर चारागाह, मान लीजिए गांव जो होता है कृषि प्रधान गांव होता है, तो चारागाह की ज़रूरत है, यानी कि जो पशुपालक है उनको अपने पशुओं को बाहर घुमाने के लिए एक चारागाह की जरूरत पड़े, तो वो इसकी व्यवस्था कर सकता है। फिर वो चाहे तो सिंचाई की व्यवस्था कर सकता है। अगर गांव में कोई क्रीड़ा स्थल चाहिए, यानी कि छोटा मोटा अगर स्टेडियम कहा जाए, तो उसकी भी वो व्यवस्था कर सकता है। वह शिक्षा की व्यवस्था कर सकता है। साथ ही साथ वो चाहे तो बाजार की व्यवस्था कर सकता है, और भी बहुत, यानी कि 29 विषय है। 29 विषय बहुत बड़ा विषय हो जाता है। वो ग्राम प्रधान चाहे तो इन विषय पर कार्य कर सकता है। तो वो चाहे तो अपने गांव के जितने भी समस्याएं हैं, जैसे कि पानी की हो गई, बिजली की हो गई, शिक्षा की हो गई, स्वास्थ्य की हो गई, तो उन समस्याओं पर जो ग्राम सभा है, अगर जो ग्राम सभा के लोग हैं अगर वो चाहते हैं कि नहीं हमारे गाँव में एक स्कूल होना चाहिए, प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए, उच्च स्तर का विद्यालय होना चाहिए, तो ग्राम प्रधान इसको उसको प्रोजेक्ट बनाएगा और प्रोजेक्ट तैयार करके उसको अपने जो ब्लॉक प्रमुख है उसको भेजेगा, यानी कि क्षेत्र पंचायत को भेजेगा। क्षेत्र पंचायत फिर उसको जिला पंचायत, और जिला पंचायत से वो फिर आगे बढ़ता रहता है। या चाहे तो ग्राम पंचायत का जो प्रधान है वो अपने डीएम को भी अपने गांव के लिए जो चीज़ें की ज़रूरत है, जैसे कि मान लीजिए शिक्षा से अगर स्कूल की ज़रूरत है, अस्पताल की ज़रूरत है, तो इन चीज़ों को वो डीएम को भी दे सकता है कि हमारे गाँव में इसकी ज़रूरत है, तो डीएम फिर आगे उसको राज्य सरकार या केंद्र सरकार के पास उसको भेज सकता है। तो वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन हाँ, एक जेन्युइन जो डिमांड होनी चाहिए गांव की, जेन्युइन होनी चाहिए। अब ये नहीं कि हमारे गांव में बुलेट ट्रेन आनी चाहिए, हमारे गांव में एयरपोर्ट बनना चाहिए, हमारे गांव में इंटरनेशनल स्टेडियम बनना चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपके गांव के लिए हॉस्पिटल की ज़रूरत है स्वास्थ्य के देखरेख के लिए, या फिर आपके गांव में अगर किसी सिंचाई की व्यवस्था करनी है, जो गांव में जो कृषि प्रधान गांव होते हैं तो उनको सिंचाई के लिए भी तो भाई ज़रूरत होती है, तो वो चाहे तो नहरों की व्यवस्था कर सकता है। एक छोटा सा जो कैनाल होते हैं, छोटे नहर होते हैं, तो उनकी निकासी करवा सकता है। या फिर आपके गांव में अगर कहीं पर बाजार लगवानी है तो बाजार लगाने के लिए एक जगह चाहिए, तो उसकी भी व्यवस्था कर सकता है। चारागाह चाहिए तो चारागाह की व्यवस्था कर सकता है। तो बहुत चीज़ें कर सकता है। देखिए, चारागाह अगर आज के समय में
किसी भी गांव की बात कीजिए तो चारागाह काफ़ी कम बचे हैं। देखिए चारागाह होने चाहिए, क्योंकि अभी भी इंडिया में आप देखेंगे तो 70% लोग गांव में ही निवास करते हैं। 70 से 80% कहा जाए तो गांव में लोग निवास करते हैं। देखिए भले ही हमारा देश डिजिटल हो गया है, आज का समय डिजिटल हो गया है, दुनिया में चमक धमक ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन फिर भी जो लोगों की बुनियादी चीज़ है वो एक कहा जाए तो कृषि से ही संबंधित है। तो इसीलिए गांव में अगर जाएंगे तो चारागाह बहुत कम ही गांव में बचे हैं। जो भी चारागाह के लिए पहले सरकारी भूमि आवंटित की थी, अब उसको बंजर भूमि बनाकर जो लोग हैं उनको बीच में आवंटित कर दिया गया, आवास के रूप में उनको आवंटित कर दिया गया कि आप इस पे अपना आवास बना सकते हैं। तो बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक गांव में बुनियादी रूप से चारागाह होनी चाहिए। आज के समय में तो मैं मानता हूँ कि ये होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो पशुपालक होते हैं उनको गायों को, भैंसों को, बकरियों को चराने बहुत दिक्कत होती है। और मैक्सिमम लोग भाई किसी के खेत में चराते हैं, किसी के रेलवे किनारे भी बहुत सारे जो पशु हैं चरते रहते हैं, रोड किनारे चरते रहते हैं, उनको चरवा जो है उनके जो पशुपालक हैं उनको चराते रहते हैं और उनको बहुत दिक्कत होती है। कई बार तो जो ट्रेन आ जाती है पटरियों पे और गाय भैंसें कट जाती हैं, बहुत सारे जो भेड़ है कट जाती हैं, बकरियाँ कट जाती हैं। रोड किनारे अगर चलाएंगे तो बहुत सारे रोड पे एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो उन पशुओं को केंद्रित करने के लिए गांव में एक चारागाह जरूर से जरूर होना चाहिए और ग्राम प्रधान को इसकी डिमांड करनी चाहिए। राज्य सरकार को भी इस पर फोकस करना चाहिए ताकि जो रोड पे आवारा पशु घूमते हैं उनसे वो निजात पा सके। और बहुत जो दुर्घटनाएं होती है वो होती है इन्हें आवारा पशु के कारण है। तो इसके अगर एक चारागाह बनाएंगे तो बहुत सारे आपको फायदे मिलेंगे। तो हर ग्राम प्रधान को अपने गांव के लिए एक चारागाह की व्यवस्था करनी चाहिए। तो ग्राम प्रधान बहुत सारी व्यवस्था अपने गांव के लिए कर सकता है। अगर गांव में अगर शिक्षा की कमी है तो वो शिक्षा के लिए कुछ कर सकता है। अगर गांव में अगर वो स्वास्थ्य की कोई दिक्कत है तो वो उसकी भी व्यवस्था कर सकता है। तो ग्राम प्रधान को इतने अधिकार मिले हैं और ग्राम प्रधान को राज्य सरकार भी बहुत सारे फंड दे रही है, बहुत सारे पैसे दे रही है। और वर्तमान समय में राज्य सरकार भी जो है ग्राम प्रधान को यानी कि जो पंचायतें हैं उनको विकास के लिए बहुत सारे धन आवंटित कर रही है, बहुत सारे धन आवंटित कर रहे हैं, बहुत योजनाएं का जो है वो दे रही है ग्राम पंचायतों को विकास के लिए। जो क्योंकि वो उसको भी पता है कि गांव है वहीं पे बहुत सारे लोग रहते हैं। अगर वो विकास नहीं करेगा यानी गांव के लोग अगर विकसित नहीं होंगे, गांव अगर विकास नहीं करेगा तो देश की बुनियाद है वो कमजोर हो जाएगी और देश कभी सशक्त और मजबूत नहीं बन पाएगा। तो चाहे शिक्षा हो या फिर स्वास्थ्य हो, ग्राम सरकार राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकार है, वो ग्राम पंचायत को बहुत सारे धन आवंटित कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा जो रोल है हमारे देश में भ्रष्टाचार का, वो अपना काम कर दे रहा है। और हमारे जो गांव के जो योजनाएं हैं, जो गांव के लोगों को पेंशन मिलनी चाहिए, गांव के लोगों को जो बुनियादी सुविधाएं मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो सबसे बड़ी कमी एक हो जाती है कि ग्राम प्रधानों की भी कमी होती है, क्योंकि हमारे गांव में जो ग्राम प्रधान चुने जाते हैं वो अक्सर आप देखेंगे तो शिक्षित ग्राम प्रधान नहीं चुने जाते हैं। ग्राम प्रधान वही लोग चुने जाते हैं जिनके पास पैसा है और जिनके पास पावर है, जिनके थोड़ा सी पहुंच है एक पॉलिटिक्स में, तो उनको ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता है और वो लोग जीत जाते हैं। क्योंकि बहुत सारी उसमें कड़ियाँ ऐसी होती हैं जो कि उनको जीतने में मदद कराती है। मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि क्यों ऐसे लोग जीत जाते हैं और हमारे समाज में क्या क्या सुधार होने चाहिए ताकि अच्छे लोग हमारे ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ें और ग्राम प्रधान अच्छा बने। क्योंकि जब ग्राम प्रधान शिक्षित बनेगा, व्यवहारिक बनेगा, जो पब्लिक को समझने वाला और पब्लिक के बीच में रहने वाला अगर बनेगा तो वो जाहिर सी बात है कि समस्याओं का निदान करेगा। क्योंकि जो व्यक्ति समस्याओं से लड़ता है वही व्यक्ति समझता है कि समस्याएं कितनी गंभीर होती हैं और समस्याओं को कैसे समाधान किया जा सकता है। भाई जो व्यक्ति कभी आग में जला ही नहीं हो उसको क्या पता कि गर्मी क्या होती है। जो व्यक्ति कभी भूखे ना रहा उसको नहीं पता होगा कि भूख क्या होती है। जिस व्यक्ति को कभी कोई बीमारी हुआ हो और उसको तुरंत इलाज मिल गया, उसको एक छींक से अगर उसको एक डॉक्टर मिल जाते हैं, 10 डॉक्टर खड़े हो जाते हैं, तो उसको नहीं पता है कि बीमारी क्या चीज़ें होती हैं। वो तो जिसको होता है और उसके पास पैसे नहीं होते, उसको इलाज नहीं मिलता, उसको पता होता है कि नहीं बीमारी कितनी खराब चीज़ होती है, गरीबी कितनी खराब चीज़ होती है। तो जाहिर सी बात है कि जो लोग इनसे जूझते हैं वही लोग अपने दूसरे लोगों की जो समस्या है उनको समझते भी है। तो इसीलिए ऐसे ग्राम प्रधान का चुनाव कीजिए जो कि शिक्षित हो, समझदार हो और समाज में हमेशा रहता हो। ये नहीं कि ग्राम प्रधान ही जीत गया और रह रहा है लखनऊ में, अपने ज़िले में रह रहा है, तो उसको फिर क्या पता कि गांव में बाढ़ आया है या गांव में सूखा पड़ा है या गांव में क्या समस्या है। गांव में अगर गांव में अस्पताल की कमी है तो जाहिर सी बात है कि उसको भी अगर तकलीफ होगी, अगर उसको भी कभी बीमारी होगी तो गाँव के अस्पताल में जाएगा। अगर वहाँ की व्यवस्थाएँ ठीक नहीं रहेगी तो उसको पता लगेगा कि नहीं गांव में व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, तो उसको सही कराएगा तो पूरे गांव के लोगों को उसकी सुविधा मिलेगा। लेकिन अगर वो गांव में पंचायत जो ग्राम प्रधान बन गया उसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसे हैं तो फिर जाहिर सी बात है गांव में जो सरकारी अस्पताल है वो टूट जाए, फूट जाए, कुछ भी हो जाए, उसमें डॉक्टर रहे ना रहे उसको कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसके पास तो पैसे हैं। तो तुरंत अपना गाड़ी उठाएगा और अपने जो जिला अस्पताल है या फिर जो स्टेट में जो उसको अस्पताल है वहाँ पर जाएगा, क्योंकि उसके पास पैसा है। तो इसीलिए जब भी चुनाव होते हैं तो कम से कम एक अपना जो विवेक है उसको जागृत कीजिए और अच्छे ग्राम प्रधान को चुनाव में जिताइए, ताकि अपने गांव में जो भी सुविधाएं मिलती हैं, आपके गांव में जो भी गांव के जो अधिकार है
एक मतदाता को क्या मिलना चाहिए, वो सारी चीज़ें उसको प्रदान हो सकती है, बशर्ते कि गांव में आपके अच्छे ग्राम प्रधान हो। तो आशा करता हूं कि आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।